मन समर्पित, तन समर्पित, रक्त के कण कण समर्पित, फिर भी हे देश माता, चाहता हूं तुझे और भी कुछ दूं। रक्त से सिंचित बलिदानों से, शहीदों के इन बलिदानों से हमें आजादी मिली है। मास्टर दा, मातंगिनी हाजरा, सिद्धू कानू, बिरसा मुंडा, उधम सिंह, ऐसे कितने वीर शहीदों के बलिदान से हमें आजादी मिली। लेकिन जब आजादी मिली उस समय हमारे देश की कंडीशन क्या था, स्थिति क्या था? इसके पहले तुम लोगों को उस समय की कैरेक्टरिस्टिक के बारे में मैं बता चुका हूं। आज उस समय की फीचर्स के बारे में हम लोग सुनेंगे, जानेंगे, सीखेंगे। फीचर में सबसे पहले स्टेट ऑफ एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर की सिचुएशन क्या थी। तुम लोगों को हम इसे पहले भी बता चुके थे कि हमारा एग्रीकल्चर क्या था, बैकवर्ड स्टेट में था। अर्थात ट्रेडिशनल प्रोसेस का यूज होता था, मशीन्स का लिमिटेड यूज था। पंप सेट, ट्रैक्टर, थ्रेशर, बुलडोजर जो आज हमारे एग्रीकल्चरल सेक्टर में यूज हो रहा है, उसकी यूज लगभग नहीं थी, बैकवर्ड स्टेट में था। उसके बाद मेन सोर्स ऑफ लाइवलीहुड, उस समय 72% लोगों की रोजगार, आजीविका, लाइवलीहुड क्या थी? एग्रीकल्चर। 72% लोग किसान था, कोई दूसरा ऑक्यूपेशन चॉइस करने के लिए था ही नहीं लगभग। इसीलिए अधिकांश लोग किसान ही होता था, कोई कैरियर नाम का चीज नहीं था। जैसा आज है उस तरह का नहीं था। शेयर इन नेशनल इनकम 59%, यानी हमारा जो नेशनल इनकम आता था, हमारे देश का जो टोटल इनकम था, ऐसे भी तुम देखो इनकम बहुत कम था, तो वो नेशनल इनकम का 59% से 60%, आधे से अधिक कहां से आता था? एग्रीकल्चरल सेक्टर से। क्या ये डेवलपमेंट को दिखलाता है? हमारा इंडस्ट्रियल सेक्टर से नेशनल इनकम का जनरेशन नहीं हो रहा है, सर्विस सेक्टर से नेशनल इनकम का जनरेशन नहीं हो रहा है, तो क्या ये डेवलपमेंट है? नहीं। इसीलिए तो ये बैकवर्ड स्टेट में था। एक्सप्लॉयटरी लैंड टेन्योर सिस्टम, इसके बारे में भी तुम लोगों को हम शुरू में होता है फ्यूडलिज्म, सेमी फ्यूडलिज्म पोर्शन में। उस समय क्या थी? जमींदारी, जमींदारी और महलवाड़ी। जमींदारी और महलवाड़ी प्राय पूरे देश में था। जमींदार को जमीन का तुम्हारा ऑनरशिप दे दिया जाता था, तुम ही जमीन का मालिक हो। 7-7 गांव, 8-8 गांव का ऑनरशिप एक आदमी को दे दिया जाता था। और बाकी जो लोग होते थे, फार्मर्स होते थे, टेलर्स होते थे, वो क्या था? लैंडलेस लेबर। वो जमींदार की भूमि पर खेती करता था और रेंट देता था। रेंट का कोई फिक्सेशन नहीं था इन फार्मर्स के लिए। जमींदार को ब्रिटिश गवर्नमेंट फिक्स कर देता था, आपको इतना रेंट देना है, चाहे वो कैसे भी फसल हो चाहे नहीं हो, योर रेंट इज फिक्स्ड। अगर जमींदार बना रहना है तो इतना रेंट देना है। आपको महलवाड़ी का महल हिंदी शब्द से आया, महल, महल से मतलब चारों दीवारी के अंतर्गत जो भूमि है, उसका तुमको आपको इतना रुपया देना ही है। अब जमींदार क्या करता था? उस जो फार्मर्स है उससे जितना चाहे लोन रेंट ले लेता था, टैक्स ले लेता था, लैंड टैक्स, और उसका एक छोटा सा पोर्शन देता था ब्रिटिश गवर्नमेंट को और बाकी अपने पास रख लेता था। तो क्या था? एक्सप्लॉयटेशन था ना इस सिस्टम में।
बम्बई, अभी मुंबई हो गया, बम्बई, मद्रास, अभी चेन्नई हो गया। उस समय रायतबाड़ी था, वहां पर कुछ लोगों को जमीन का मालिकाना दिया जाता था, परंतु टैक्स रेट क्या था गवर्नमेंट का, ब्रिटिश गवर्नमेंट का 50 to 60% हाई टैक्स रेट। मतलब अगर 100 रुपया कमाते हो तो 60 रुपया ब्रिटिश गवर्नमेंट को देना। काम करो तुम, मेहनत करो तुम, पसीना बहाओ तुम, सुबह उठकर खेत जोतो तुम, 100 रुपया में से 60 रुपया कौन देगा? ब्रिटिश गवर्नमेंट। तो क्या ये एक्सप्लॉयटरी नहीं था? था ना? हर तरह से उन लोग हम लोग का शोषण किया, एक्सप्लॉयटेशन किया। इतना ही नहीं कि देखो, कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर एंड फोर्स टू कल्टिवेट कमर्शियल क्रॉप्स लाइक इंडिगो। हम लोग जनरली लाइवलीहुड के लिए क्रॉप्स, फूड क्रॉप्स का ग्रो करते थे। इन लोगों ने कमर्शियलाइजेशन किया एग्रीकल्चर का, परंतु कमर्शियलाइजेशन से बहुत समय में खराब नहीं होता है। पर इन लोग किस चीज का प्रोडक्शन करवाया? ऐसी चीज जिसको इंग्लैंड को जरूरत है, कॉटन। यहां से कॉटन का प्रोडक्शन करके इंग्लैंड चला जाएगा। इंडिगो अपने देश में उन लोगों ने खेती नहीं किया। उस समय इंडिगो कल्टीवेशन होती थी, इंडिगो का कल्टीवेशन होता था, इंडिगो खेत में उपजाया जाता था। आज तो आर्टिफिशियल रूप से इंडिगो को प्रोडक्शन किया जाता है, लेकिन उस समय खेत में प्रोडक्शन होता था। और जानते हो, जिस खेत में ये प्रोडक्शन होता था उस खेत का फर्टिलिटी 0 हो जाता था। चंपारण, बिहार और बंगाल इस इंडिगो का खेती से सबसे ज्यादा सफर्ड एरिया है। हम लोग का बिहार का एक बहुत बड़ा उपजाऊ भूमि, फर्टिलाइज भूमि को उन लोगों ने इंडिगो का कल्टीवेशन कराया। जहां इंडिगो का कल्टीवेशन होगा फर्टिलिटी 0। तो कितने हेक्टेयर लैंड हम लोग का, लाखों हेक्टेयर लैंड जो फर्टाइल लैंड था, किस पे बदल गया? एकदम 0 फर्टाइल। सोचो, तो ये एक्सप्लॉयटेशन नहीं था? उन लोगों ने हर तरह से एक्सप्लॉयट किया। फिर देखो, डेब्टनेस इन इंडियन एग्रीकल्चरल सेक्टर। अगर तुम लोन नहीं दे सकते हो, अगर तुम लोन नहीं चुका सकते हो, तो जमींदार क्या करता था? तुमको क्या कर देता था कि बेकार जिसको कहते हैं, यानी कोई पेमेंट नहीं देगा, तुमको काम करना होगा। और लोन क्यों? देखो, ब्रिटिश का क्या इनडायरेक्टली क्या होता था? अगर रेंट नहीं दे सकते हो तो मनी लेंडर से क्या लेना होगा? लोन लेना होगा। मनी लेंडर कौन? साहूकार। हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट में लोग लोन देता था। अनप्रोडक्टिव लोन के लिए उन लोगों को फोर्स किया जाता था। घर में शादी है, तुम शादी में खर्च नहीं करोगे, लोन लो। तुम्हारे घर में बच्चा जन्म दिया है, किसी को खिलाओगे नहीं, लोन लो। घर में कोई मर गया है, खाना खिलाना होगा, नहीं तो तुम्हारा स्वर्गवासी पिता तुम्हें कभी भी माफ नहीं करेगा, क्योंकि वो सुखी नहीं होगा। इसलिए लोन लेकर रोते रोते सबको खिलाओ। ये सिस्टम बना के रखा था। जो सारे हमारे फार्मर्स किसमें था, सारे हमारे विलेजर्स किसमें हो गया था? डेब्ट में डब गया था, बर्डन ऑफ डेब्ट। सो कुल मिलाकर क्या है? ड्यू टू एक्सप्लॉयटेशन ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट, इंडिया एग्रीकल्चर वाज एट दैट टाइम ए बैकवर्ड स्टेट। एग्रीकल्चर के बाद इंडस्ट्रियल सिचुएशन किस तरह से था? तो देखो, सबसे पहला बताने की जरूरत नहीं, पहले भी बताया है कि बहुत ही खराब स्थिति। इंडस्ट्रियल सेक्टर वाज आल्सो इन बैकवर्ड स्टेट। यहां पर सबसे पहला चीज जो है, जो मेन की पॉइंट है, रॉ मटेरियल वाज एक्सपोर्टेड टू इंग्लैंड एट लोअर प्राइस। क्यों? ये भी हम बता चुके कैरेक्टरिस्टिक्स में, है ना? क्या था कि उस समय जो इंडस्ट्रीज था, हमारे देश में तो सारे को बंद कर दिया था। हमारे देश में लगभग इंडस्ट्रीज था ही नहीं। डी इंडस्ट्रियलाइजेशन, एब्सेंस ऑफ कैपिटल गुड इंडस्ट्री। तो हम लोगों का उस समय डी इंडस्ट्रियलाइजेशन के कारण, यानी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को collapsed हो गया था, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, ड्यू टू द ब्रिटिश पॉलिसी।
बंद करवा दिया था। उसी के साथ साथ हम लोगों का जो कैपिटल गुड इंडस्ट्रीज, जो कैपिटल गुड्स मतलब हो गए जैसे मशीन, जो कि नेक्स्ट मैन्युफैक्चरिंग के लिए जरूरत है, वो इंडस्ट्री था ही नहीं। क्या होगा इंडिया में रखकर? ब्रिटिश का कहना था क्या होगा, यहां तो मैन्युफैक्चरिंग नहीं कराना है कुछ सामान का, तो फिर इन सब इंडस्ट्री को बनाकर क्या होगा? जो भी करेंगे हम लोग सारे रॉ मटेरियल्स ले जाओ, ले जाके इंग्लैंड में तैयार करो इंडस्ट्रियल गुड्स और मैन्युफैक्चर गुड्स इंडिया में भेज दो। तो फिर जब यहाँ पर कोई प्रोडक्शन ही नहीं हो रहा है तो कैपिटल गुड्स अरेंज मशीन बनाकर करेगा क्या? कोई नहीं था। कुछ लिमिटेड कमर्शियल तुम्हारा कुछ लिमिटेड कंज्यूमर गुड्स का इंडस्ट्री जरूर था, परंतु वो भी बहुत बैकवर्ड स्टेट में था। तुम डिप्रिशिएटेड इकोनॉमी में देखेंगे। अब जहां तक बात है हम लोगों का गवर्नमेंट का क्या रोल था, पब्लिक सेक्टर का क्या रोल था इंडस्ट्री में? पब्लिक सेक्टर का क्या रोल था, गवर्नमेंट का क्या रोल था? कुछ नहीं। देखो लिमिटेड ऑपरेशन ऑफ पब्लिक सेक्टर, सब प्राइवेट सेक्टर के हाथ में दे दिया था। जितना चाहे प्रॉफिट अर्न कर सकते हो करो, और इंग्लैंड को क्या बनाओ? प्रोस्पेरस बनाओ, समृद्ध बनाओ, बस यही उन लोगों का स्पेंड मोटिव था। सो उस समय इंडस्ट्री का भी अच्छी स्थिति नहीं थी। मेन प्रॉब्लम यही था, रॉ मटेरियल्स वर एक्सपोर्टेड टू इंग्लैंड, लोअर टू कम खर्च में पैसे में रॉ मटेरियल्स अपने देश में ले जाना था। नाउ कम टू थर्ड ऑक्यूपेशन स्ट्रक्चर। बट बार बार वही चीज है। फर्स्ट वाला में तुम देखे हो कि हम लोग का एग्रीकल्चरल सेक्टर में ही ज्यादातर लोग काम करता था, 72%। सेकेंडरी सेक्टर यानी इंडस्ट्रियल सेक्टर तो डेवलप था ही नहीं। अब वर्कफोर्स को नौकरी नहीं मिलेगा कहां से? थोड़ा बहुत जो मिलता था 11% लोग वहां पर काम करता था। और सर्विस सेक्टर भी डेवलप नहीं था। तुम रेलवे के बारे में इसके बाद देखोगे, रोडवेज के बारे में देखोगे, वहां पर बहुत ज्यादा कुछ नहीं हुआ था। उन लोग अपने इंटरेस्ट, अपने में प्रॉफिट के लिए, अपने बेनिफिट के लिए जो कुछ भी ट्रांसपोर्टेशन कम्युनिकेशन किया था, और उस सेक्टर में केवल 17% लोग था। यानी तुम्हारा ये दो सेक्टर मिलाकर अगर इन दोनों सेक्टर को मिलाएंगे तो केवल 28% लोग को वहां पर जॉब था, 72% लोग एग्रीकल्चर में लगा हुआ था। कुल मिलाकर तब क्या देख रहे फीचर? इंडियन इकोनॉमी वाज ए बैकवर्ड इकोनॉमी। हम लोग आते हैं इंडियन ट्रेड के बारे में। उस समय हम लोग का ट्रेड कंडीशन क्या था? तो तुम लोग को शुरू में ही हम बोले थे हम लोग का ट्रेड एंशिएंट इंडिया में बहुत 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 अच्छी थी। गोल्डन पार्ट कहलाती थी इंडिया, याद है ना? क्यों? क्योंकि हम लोगों के देश में बाहर से इनफ्लो ऑफ वेल्थ होता था, हमारे देश में वेल्थ आता था। इसको कहा जाता है एक्सपोर्ट सरप्लस। तुम्हें आश्चर्य होगा, एक्सपोर्ट सरप्लस ब्रिटिश काल में भी था, ब्रिटिश पीरियड में भी था, पर दोनों में डिफरेंस थी। पहले वाला हम लोगों का प्रॉस्पेरिटी लाता था देश में, और सेकंड वाला क्या है? हम लोग का देश को बर्बाद करता था। अब कैसे? वो तुम लोग को हम समझाते हैं। पहले तुम लोग इंटरनल ट्रेड के बारे में जानते थे। उस समय नॉट वेल डेवलप्ड, खत्म कर दिया था। तो देखिए इसके पहले वाला में 11% इंडस्ट्रियल सेक्टर में वर्कफोर्स था। प्रोडक्शन होगा तब तो हम बाहर बेचेंगे। तो इंटरनल ट्रेड किसी को बेचेंगे सामान, इंटरनल ट्रेड बहुत खराब स्थिति में थी। इंग्लैंड के सामान हम लोग खरीदते थे, अपना सामान कुछ नहीं था लगभग। साथ साथ में क्या था? बार्टर सिस्टम वाज फाउंड इन रूरल एरियाज। ग्रामीण क्षेत्र में मनी की कितनी जरूरत होता है तो मैक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ रहे होंगे, परंतु उस मनी कितना हम लोगों का मीडियम ऑफ एक्सचेंज के रूप में, अब डिफर्ड पेमेंट के रूप में, स्टोर वैल्यू के रूप में कितनी इंपॉर्टेंट आ जाए। पर उस समय बार्टर सिस्टम चलता था रूरल एरियाज में, चावल दो कपड़ा लो, जो इंटरनल ट्रेड उसमें। अर्थात कुल मिलाकर फिर वही चीज था कि इंडिया बैकवर्ड स्टेट में था। जहां तक एक्सटर्नल ट्रेड यानी इंटरनेशनल ट्रेड की बात है, तो यहां पर तुम लोग पहले ही जानते हो कि एक्सपोर्ट सरप्लस था।
एक्सपोर्ट सरप्लस का कारण क्या था? रॉ मटेरियल्स वर एक्सपोर्टेड टू इंग्लैंड एट लो प्राइस, जो इसके वाले पहले वाले पॉइंट में भी बताएं कि कम पैसे में उन लोग रॉ मटेरियल उन लोग के यहाँ से खरीदता था, विदेश में यानी इंग्लैंड में भेज देता था। किसके लिए? प्रोडक्शन के लिए, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए उन लोग का देश का। पहले भी एक्सपोर्ट सरप्लस था, हम लोग ज्यादा बेचते थे, कम खरीदते थे। यहाँ पर भी एक्सपोर्ट सरप्लस है, पर दोनों में डिफरेंस है। पहले तो हम लोग एक्सपोर्ट सरप्लस को देख लेते हैं। 1938-39 में हम लोग का एक्सपोर्ट था 169 करोड़ रुपीस, सब कुछ करोड़ रुपीस में है, करोड़ रुपीस में था। और एक इंपोर्ट था, खरीदते थे हम लोग, खरीदते थे 152, यानी +70 हम लोग का एक्सपोर्ट सरप्लस था, जिसको बैलेंस ऑफ पेमेंट कहा जाता है, BOP। वो +17 था, ज्यादा हम लोग देश में 17 करोड़ रुपीस एक्स्ट्रा सरप्लस था। 1946-47 जस्ट इंडिपेंडेंस के समय क्या था? 319 हम लोग का एक्सपोर्ट था करोड़ रुपीस, 288 हम लोगों का इंपोर्ट था, टोटल 31 करोड़ रुपीस का हम लोग का सरप्लस था। शो कर रहा है सरप्लस, सुनने में लग रहा है अच्छा, बट वास्तव में नहीं। क्या हम लोग का सरप्लस क्यों हुआ था? ड्यू टू द सेल ऑफ रॉ मटेरियल्स, गुड्स का नहीं। हम लोग का देश का खजाना बाहर बिक रहा था सस्ते, उससे हम लोग को कमा रहे थे। कुछ इस तरह से तुम सोचो कि तुम्हारे घर में बहुत गहना है, तुम्हारे पूर्वज, तुम्हारे दादा दादी बहुत सारे गहना रख के दिया है, और घर का मालिक क्या कर रहा है? गहना को बेच कर लग्जरियस लाइफ डील कर रहा है। तो तुम सोचो तुम्हारा कब तक चलेगा? जब वो गहना खत्म हो जाएगा क्या करोगे? कहां से पैसा आएगा? यही स्थिति हम लोग का इस समय था। हम लोग अपने कीमती चीजों को बेच दे रहे थे और सरप्लस शो हो रहा था, लग्जरियस, जो हम लाइफ के बारे में होता है। हम लोग का लाइफ लग्जरियस हम लोग का नहीं था, ब्रिटेन का था, ब्रिटिश लोगों का था। उन लोग का लाइफ लग्जरियस लाइफ लीड करता था। तो ये था, इसको कहा जाता है इन शॉर्ट में इकोनॉमिक ड्रेन। इकोनॉमिक ड्रेन का क्या होता है? ट्रांसफर ऑफ डोमेस्टिक रिसोर्सेज टू फॉरेन कंट्रीज। डोमेस्टिक रिसोर्सेज, जो हम लोग का देश की जरूरत रिसोर्सेज है, उसको फॉरेन कंट्रीज पे भेज देना क्या कह रहा था? इकोनॉमिक ड्रेन। और वो इकोनॉमिक ड्रेन हो रहा था जिसके कारण एक्सपोर्ट सरप्लस था, और ये हमारे देश को ऊपर उठाने की जगह नीचे उतार रहा था। तो हर तरह से ब्रिटिश गवर्नमेंट हम लोगों को एक्सप्लॉइट किया है, शोषण किया है। तो हम लोग अभी तक एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, उसके बाद हम लोगों ने ऑक्यूपेशनल, उसके बाद हम लोगों ने ट्रेड, 4 टॉपिक डिस्कस कर चुके हैं। और 4 टॉपिक का क्या कंक्लूजन आया है? उस समय एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस इंडिया का इकोनॉमी बहुत बैकवर्ड, पुअर इकोनॉमी। परंतु इसका कारण क्या था? ब्रिटिश गवर्नमेंट, हम लोग नहीं, ब्रिटिश गवर्नमेंट इसका मेन कॉज था। चलो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद देखो नेक्स्ट हम लोगों का है इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी रोड, रेल, ट्रांसपोर्ट जो सिस्टम है वो सिस्टम कैसा था, एनर्जी पावर किस तरह से सप्लाई था। तो रेलवे फर्स्ट रेलवे हम लोगों का इंडिया में 1853 में स्टार्ट हुआ, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने किया। फॉर 34 किलोमीटर रेलवे ट्रैक बना था शुरू में, और वो मुंबई, यानी आज जिसे मुंबई कहते हैं, वहां से थाने तक चला गया। ये फर्स्ट हम लोग का रेल था, वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद जब अंग्रेज हमारे देश छोड़कर चले गए, हम स्वाधीन हो गए, उस समय टोटल रेलवे ट्रैक था इंडिया, अनडिवाइडेड इंडिया में 50100 किलोमीटर, अनडिवाइडेड इंडिया में। बट स्वाधीनता के समय, एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस, इंडिया वाज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, इंडिया एंड पाकिस्तान, जिसमें से रेलवे ट्रैक का 39300 किलोमीटर्स कहां रह गया? हमारे इंडिया में रह गया। लेकिन 10800 किलोमीटर्स कहां चला गया? पाकिस्तान। यह हम लोगों का नहीं रहा।
अनडिवाइडेड इंडिया में जो डिवाइड नहीं हुआ था उसमें हम लोग का 50,100 किलोमीटर था, जबकि हम लोग जब इंडिपेंडेंस में पाए उस समय 39,300 किलोमीटर हम लोग का रेलवे ट्रैक था। रोडवेज का क्या स्थिति थी उस समय? 3 टाइप्स ऑफ रोडवेज था। नेशनल हाईवेज, बड़ी चौड़ी सड़क जो पूरे देश को जोड़ता है, वो था 22,000 किलोमीटर, बहुत कम। अरे शेरशाह सूरी ने तो हम लोग का जब देश में शेरशाह सूरी का शासन था, शेरशाह का, तो उस समय वो ग्रैंड ट्रंक रोड इससे बड़ा बना दिया था। वहां पर 22,000 किलोमीटर उसके रेशियो में, उसके प्रोपोर्शन में बहुत कम था। स्टेट हाईवेज मतलब स्टेट को जोड़ने से, जैसे मान लो कि झारखंड और बिहार को जोड़ने वाला, उस समय झारखंड बिहार नहीं था, हम जैसे महाराष्ट्र और तुम्हारा तमिलनाडु को जोड़ने वाला, तो 2 स्टेट को जोड़ने वाला उस तरह का कितना था? स्टेट के अंदर, इनसाइड द स्टेट कितना था? तुम्हारा 43 किलोमीटर। नेशनल हाईवेज जो अलग अलग जगह का स्टेट के अंदर का जो कनेक्टेड था वो कितना था? 43,000 किलोमीटर। और अदरवाइज विलेज रास्ता, कच्चा रास्ता, वो था 335,000 किलोमीटर। फिर क्या बात हो गई? पक्का रास्ता कितना है? लगभग 65,000 किलोमीटर, जबकि 335,000 किलोमीटर कच्चा रोड था। तो रोड की स्थिति भी अच्छी नहीं थी, है ना? Now come to the power. पावर क्या था उस समय? इन 1951 जब हम लोग देश स्वाधीन हुआ, हम लोग प्लान शुरू किए 1951 में, उस समय हम लोगों ने देखा हम लोग का पावर जनरेशन कितना हो रहा है। अंग्रेजी में तो हम लोग कभी नहीं बताया, तो हम लोग पाए कितना है? 6.6 बिलियन किलोवाट आवर। 6.6 बिलियन किलोवाट आवर नहीं के बराबर, ये बहुत कम है। कोई गांव में बिजली था उस समय? शहर में ही नहीं था, तो गांव की बात क्या है? और आज गांव तक हम लोग का बिजली है, पर उस समय नहीं था। तो ये सारे चीज हम देख रहे हैं कि इंडिया में इंफ्रास्ट्रक्चर वाज इन पुअर स्टेट, बहुत ही खराब स्थिति थी। पर हाँ, तब रेल जो यहाँ पर रेलवे जो ट्रैक बना, रोडवेज बनाया, कुछ शिपिंग भी हुआ। एयरवेज उस समय उतना हम लोग अच्छा नहीं था, बिल्कुल था ही नहीं, लेकिन शिपिंग का भी कुछ था। वो भी उन लोगों का इंटरेस्ट था कि उन लोगों के सामान को इंग्लैंड में पहुंचाना था, इसलिए पोर्ट बनाना था। तो कोलकाता, मुंबई, इन सब जगह पर जहां पर पोर्ट था वहां पर शिपिंग का थोड़ी सी ट्रांसपोर्टेशन की सुविधा थी। इनसाइड इनर शिपिंग या इनर तुम्हारा क्या वाटरवेज भी कुछ था, परंतु वो नेग्लिजिबल था, उसमें कोई डेटा भी अवेलेबल नहीं है। तो क्या था? इंफ्रास्ट्रक्चर वाज पुअर स्टेट, व्हाटएवर लिटिल डेवलपमेंट टुक प्लेस टू सर्व द कॉलोनियल इंटरेस्ट। क्यों? थोड़ा बहुत भी जो कुछ हुआ इंफ्रास्ट्रक्चर में डेवलपमेंट, वो क्या था? कॉलोनी को। रेल क्यों? उन लोगों को सामान पहुंचाना था, जो रॉ मटेरियल्स था उसको अपने देश में पहुंचाने के लिए ट्रांसपोर्टेशन की जरूरत था, इसलिए रेल और ये। हमारे देश में जो मैन्युफैक्चरिंग गुड्स उन लोग का लगता था उसको भेजना था, इसलिए ट्रेन और ये। हम लोग का देश का ट्रांसपोर्टेशन को बढ़ाने के लिए उन लोग रेल या ये नहीं किया था, हम लोग का बेनिफिट के लिए नहीं किया था, वो अपना इंटरेस्ट के लिए किया था। नाउ द फीचर इज डेमोग्राफिक फीचर। डेमोग्राफिक शब्द का अर्थ होता है, डेमो मतलब होता है पीपल, ग्राफी मतलब होता है स्टडी, स्टडी ऑफ पीपल। दैट मीन्स क्या हुआ कि हम लोग लोगों के विषय में, वहां पर पॉपुलेशन के विषय में हम लोग एक बार कुछ फीचर्स देखेंगे। सबसे पहले बर्थ रेट 48 पर 1000। अभी का बर्थ रेट कितना है? लगभग 26 पर 1000। उस समय कितना था? 48 पर 1000। तो सोचो कितना ज्यादा था। डेथ रेट 40 पर 1000, कितना हाई डेथ रेट था। आज कितना है? लगभग 6 पर 1000। 6 उस समय कितना था? 40। तुम सोचो कितने लोग मर जाता था। लाइफ एक्सपेक्टेंसी हंसोगे 32 इयर्स। लोग 32 साल में बूढ़े हो जाते थे, मरने की तैयारी करते थे। 32 इयर्स में बूढ़ा हो जाता था, दादा दादी बन जाता था।
आज कितना है? लगभग 68 इयर्स। लिटरेसी रेट 17%, 100 में 17 लोग पढ़ा लिखा था। आज कितना है? लास्ट सेंसस 2011 के अनुसार वो था 74%, लेकिन अब और भी बढ़ गया है। उस समय कितना था? 17%। तो लोगों सोचो, मतलब एक एक घर में कितने बच्चे जन्म करता, उसमें से ज्यादा आधा से अधिक क्या करीब सबको ही मर जाता था। 48 न्यू बर्थ, 40 डेथ। तुम सोचो कितना बच गया? 8। लाइफ एक्सपेक्टेंसी मतलब कितना हम लोग का हेल्थ सेक्टर कितना खराब था, लोग केवल 32 साल में बूढ़े होकर मर जाता था। लिटरेसी तो नहीं था। तुम सोचो कि उस समय तक क्या था, डेमोग्राफिक की फीचर भी क्या था, हम लोगों का अच्छा नहीं था। हाँ, हम लोग डेमोग्राफिक डेटास भी हम लोगों का बहुत बुरा था। तो सब मिलाकर हम लोग फीचर में क्या बात है कि हम लोग का देश जब मिला तब हम लोग का देश किसी भी तरह से एक डेवलप कंट्री नहीं था, बैकवर्ड कंट्री था। सब कुछ हम लोगों का खत्म हो चुका था और देश का पार्टीशन ने तो और बिगाड़ दिया। पार्टीशन के विषय में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। लेकिन जैसे कि तुम लोग जानते हो कि मेरा 2 पोर्शन और चल रहा है तुम लोगों के साथ। एक है मैथ पोर्शन, मेंटल एबिलिटी डेवलपमेंट। हाँ, उसका भी इस बार तुम लोगों को साथ में जाएगा, जिन लोग रजिस्टर्ड स्टूडेंट है, मैथ का पोर्शन। और साथ में तुम लोग अभी देखो कि हमारा एक स्टूडेंट 12th क्लास का सूर्यदीप, वो हम लोगों के लिए एक सुंदर सा गाना भेजा है। तुम लोग को भी अपना टैलेंट को अगर शो करना है तो हमसे कांटेक्ट करो। ओके, तो हम लोग सूर्यदीप का गाना सुनते हैं आज यहाँ तक। आओगे जब तुम साजना, आओगे जब तुम साजना, अंगना फूल खिलेंगे, बरसेगा सावन, बरसेगा सावन, झूम झूम के दो दिल ऐसे मिलेंगे। आओगे जब तुम साजना, अंगना फूल खिलेंगे।
नैना तेरे कजरार हैं, नैनों पे हम दिल हारे हैं। अनजाने ही तेरे नैनों ने वादे किए कहीं सारे हैं। सांसों की लय मध्यम चले तो से गए बरसेगा सावन, बरसेगा सावन झूम झूम के। दो दिल ऐसे मिलेंगे, आओगे जब तुम साजना, अंगना फूल खिलेंगे। गा पा पा सा सा दा सा। चंदा कुता को रातों में है जिंदगी तेरे हाथों में। पलकों पे झिलमिल तारे हैं, आना बड़ी बरसातों में। सपनों का जहां होगा खिला खिला, बरसेगा सावन, बरसेगा सावन झूम झूम के। दो दिल ऐसे मिलेंगे, आओगे जब तुम साजना, अंगना फूल खिलेंगे। पानी जर मांगा गा गा सनी, निरे गर निदा निरे निदा निदा। दनी रे पापा मा 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 रे मांगा सानी मा पनी सा।